मार्केट में नजर डालिए। इस वक्त रेड में कामकाज कर रहा है। ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा लोग पोजीशन छोड़ रहे हैं। 39-40 पॉइंट की वीकनेस के साथ निफ्टी 16,020 पे है। 16,000 का एक बहुत अहम स्तर माना जा रहा है साइकोलॉजिकली कि ये शायद ब्रीच ना हो, लेकिन संकेत देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ब्रीच भी हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी करीब 200 पॉइंट की कमजोरी आ चुकी है। हालांकि मिड कैप शेयर्स अभी भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, अपनी ग्रिप बनाने की, पकड़ने की और हरे में रहने की कोशिश कर रहे हैं। 40-42 पॉइंट वहाँ पे अभी भी मजबूती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। बड़े इवेंट से पहले आप कह सकते हैं कि लोग पोजीशन हल्की कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोग शॉर्ट बिल्टअप भी कर रहे हो, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन नंबर शाम को आना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इस लिहाज से कि क्या बढ़ के आती है और बढ़ के आता है तो कितना आता है। तो बाजार में इस वक्त जो सबसे खास बड़ी बातें चल रही हैं उस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। शुरुआती बढ़त बाजार ने गंवा दी है और शिखर से निफ्टी 100 पॉइंट, निफ्टी बैंक 350 अंक फिसल चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा भी जोश बाकी है, हालांकि बहुत मामूली सी तेजी अब उनमें बाकी है। एफएमसीजी और मेटल शेयर्स में हल्की हल्की खरीदारी है। एनर्जी बैंक शेयर्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो ये मोटी मोटी तस्वीर बाजार के लिए बन के निकल के आ रही है। और कैसे अप्रोच करें बाजार को, गाबा जी से मदद लेते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। हम लोग को लग रहा था कि 16,000 को कम से कम ये सस्टेन करेगा, लेकिन संकेत थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहे हैं। 16,019 पे खड़ा है एकदम। वेल, गुड आफ्टरनून टू यू। मैं सच बताऊं, मैं कोशिश कर रहा था कि स्टॉक्स निकालूं लॉन्ग के लिए, बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं। इसका संकेत दे रहा है कि वीक है मार्केट। हाँ, 16,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है क्योंकि स्टॉक्स सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट यहाँ से बाउंस करेंगे। सब स्टॉक्स वीक हैं, तो लगता है कि 16,000 भी शायद ब्रीच हो जाए। इतना कह सकते हैं कि 16,100 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वो पार नहीं करता तब तक हमको समझना चाहिए वीक है। गाबा सर, इवेंट से पहले की नर्वसनेस है क्या ये? ऐसा ही लगता है मुझे पता नहीं क्या इवेंट है शाम को, मैंने सुना कुछ इवेंट है, लेकिन वीकनेस है। अरे यूएस का नंबर आएगा सर, हाँ जी, महंगाई का आंकड़ा आएगा अमेरिका से। उसका इफेक्ट हमको क्या फर्क पड़ेगा मुझे पता नहीं वो, लेकिन है। हाँ सर, ये आपकी जो बात ना मुझे बहुत बहुत ही अच्छी लगी। टेक्निकल एनालिस्ट को खबरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राइट। तो गावा सर ये कह रहे हैं कि बाई साइड का कोई स्टॉक ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो गावा सर सेल कर दीजिए ना, शॉर्ट से भी तो पैसे बन सकते हैं। शॉर्ट करिए, बताइए क्या बन रहा है शॉर्ट के लिए। नहीं, मैं कहता हूँ फिर भी एक दो स्टॉक तो चुने हैं मैंने। लॉरस लैब्स मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अब ट्रेड कर रहा है 508 में लॉरस लैब, और मुझे लगता है इसका अगर 504 का या 503 का स्टॉप लगाकर चले, पॉसिबल है कि 520 देखने को मिल सकते हैं लॉरस लैब। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है सिंजीन। यहां पर एक तेजी नजर आती है, स्टॉप होना चाहिए 581 का, ऑन द अपसाइड करीब 600 के टारगेट नजर आते हैं। तो सिंजीन और लॉरस लैब्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। मुश्किल से निकले हैं, लेकिन निकले हैं थोड़ी तो। बड़ी बात है, दो स्टॉक तो निकले, सिंजीन और लॉरस लैब, दोनों ही फार्मा स्टॉक्स हैं जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन बन सकते हैं। इंडसइंड बैंक 3% से ज़्यादा कमज़ोर है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहे हैं। कहा सर डाबर में भी बहुत लॉन्ग पोजीशन बनती दिख रही हैं, 544 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं क्या? डाबर का जो 543 पे ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ब्रेकआउट की जरूरत है। अगर खरीदना है तो वो ब्रेकआउट मिलेगा, ट्रेड जो 550 पार कर लेगा। अब अपमूव है, साइडवेज का कंसोलिडेशन कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कहना मुश्किल है। 2 पॉइंट्स है, 550 पार कर ले या फिर 530 ब्रीच कर दे, फिर एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो दोनों ही ट्रेड चलते हैं यहाँ पर, लेकिन अब तक वो क्लैरिटी नहीं है, अवॉइड कर ले डाबर। आप सही कह रहे हैं सर कि इस समय मैं भी देख रहा था कि पिछले 1-1.5-2 घंटे में कोई ऐसा मूवमेंट दिखाई नहीं किसी स्टॉक में जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि चलिए खरीदारी कर लेते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बड़ा मुश्किल वाला ये दौर है। बस एफएमसीजी में थोड़ी सी हरकत बनी हुई है, तेज़ी बनी हुई है। एचयूएल टॉप लीडर है गावा सर, हालांकि शो तो मिड कैप का, लेकिन ये दिग्गज है, इससे नज़र हट नहीं रही है। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम इसने दिखाया है, 2.5% अभी भी ऊपर है एचयूएल। बिल्कुल बिल्कुल, सुबह हमने डिस्कस किया था, बताया था मैंने कि 2450 का कोई स्टॉप अगर चले तो शायद इसमें आपको मिलता है। पहला टारगेट रहेगा 2500, फिर 2550 भी पॉसिबल है। अब तक तो बाई मोड पर है एक्चुअली, तो अगर एक ब्रेकआउट फ्रेश मिल जाता है, अगर आज का हाई पार कर लेता है, फिर तो 2550 देख लेंगे आप।
लेकिन वीकनेस नहीं है स्टॉक में। यस, इतने मार्केट गिरावट है फिर भी HUL स्ट्रांग होल्ड कर रहा है। हाँ, तो इसकी तेज़ी का राज क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। अगर किसी सामान को देखना हो बाज़ार में, इस तरीके की जो चीज़ें बढ़ रही हैं उसको समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। हमारे साथ असीम जुड़ रहे हैं जो हमें ये बताएंगे कि पाम ऑयल की जो कीमतें हैं ना, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आई है। असीम, पूरा डिटेल बताइए हमें, क्या हुआ और ये किस तरीके से फ़ायदा कर रहा है। देखिए, आज जो है पाम ऑयल के दामों में 7% की गिरावट जो है देखने को मिली है, और इस महीने की बात करें तो करीबन 12.5% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो इसके पीछे 3 से 4 कारण है गिरावट के पीछे। पहले तो जो मलेशिया है उसमें प्रोडक्शन जो है बढ़ा है, पिछले महीने के मुकाबले 9% प्रोडक्शन जो है बढ़ा है। दूसरा ये कारण है कि जो सोयाबीन ऑयल है उसकी कीमतों में 4% की गिरावट देखने को मिली है। RM सीड्स की कीमतों में 3.5% की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और तीसरा ये कारण है कि इंडोनेशिया ने अपने यहाँ पर एक्सपोर्ट को ज़्यादा मंजूरी जो है वो दे दी है, और इंडोनेशिया जल्दी अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती जो है वो भी कर सकता है। तो ये 4 कारण है जिसकी वजह से पाम ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट जो है देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ही जो फूड सेक्रेटरी थे उन्होंने ऑयल जो इंपोर्ट करने वाली कंपनियों के साथ बैठक करी थी, और उसके बाद निर्देश दिए थे कि आप दाम जो है घटाएं। तो 15 रुपये तक दाम जो है वो घटे थे। तो यही उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में दामों में और भारी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी और दाम जो है कम होंगे। तो FMCG कंपनियों को इसका फ़ायदा जो होगा, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर है उसको भी इसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है वो मिलेगा। तो ये है कारण जिसकी वजह से आज FMCG में एक बार फिर से रौनक बनी है, और रह के रौनक बनी है। HUL, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, इन सब में तेज़ी है, क्योंकि पाम ऑयल का इस्तेमाल करती हैं ये कंपनियाँ अपने रॉ मटेरियल के तौर पे, इनपुट के तौर पे, और उसकी वजह से इनको फ़ायदा हो रहा है। पिछले 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा गिरावट इनमें आ चुकी है और इसका फ़ायदा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। गाबा सर, अभी देखिए ये समझ में आ रहा है कि इस वजह से FMCG में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने मिली। एक सेक्टर और है गाबा सर, आज केमिकल वाले में बड़ी तेज़ी है। कोई रडार पे आ रहा है क्या आपके केमिकल स्टॉक? केमिकल्स में दीपक नाइट्रेट देखता हूँ, नॉर्मली इसमें तेजी होती है। 2-4 दिन से देखा था मैंने, मैं कोशिश करता हूँ अगर मिल जाता है तो। दीपक नाइट्रेट, यस दीपक नाइट्रेट, पर दीपक नाइट्रेट नहीं, इसमें भी तेजी नहीं है। SRF देखता हूँ, SRF में शायद एक अपू मिल सकता है। अनुपम रसायन में देखिए है क्या? अनुपम रसायन, अनुपम, यस अनुपम रसायन में तेजी बनती है, बाई मोड पर है। 680 का स्टॉप लगाना चाहिए, पॉसिबल है कि 720 730 देखने को मिल सकता है। और क्लीन साइंस गाबा जी? क्लीन साइंस, या क्लीन साइंस अच्छा लगता है मुझे। इसका लगता है कि बेस बन चुका है 1500, एक हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। थोड़ा वक्त देना चाहिए क्लीन साइंस में। मुझे लगता है 1680 1700 देखने को मिलेंगे आते दिनों में। जो उसका पैटर्न बना है उसके हिसाब से लगता है अब मूव तो अब शुरू हुआ क्लीन साइंस। क्लीन साइंस में अब मूव शुरू हुआ, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 1575 का भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अगर किसी के सामान के दाम बढ़ जाएं तो सरकार तुरंत कदम उठाने के लिए तैयार है। अभी आपने देखा होगा कि कच्चे तेल के दाम बढ़े तो सरकार ने कदम उठाया था ONGC के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि UNDP की रिपोर्ट ने भी ये साबित कर दिया है कि मुफ्त अनाज देने के फैसले ने गरीबों पर महंगाई की मार नहीं पड़ने दी है। और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार चाहती है कि जहाँ जहाँ पे महंगाई दिखे वहाँ पे तुरंत क्रैकडाउन किया जाए। इसके लिए क्या योजना है, क्या सोच है उनकी? देखिए, सरकार की सोच 2 तरीके से है। पहली बात तो ये कि जहाँ जहाँ जिस सामान के दाम बढ़ेंगे वहाँ उस सामान के दाम कम करने के लिए हम तुरंत तय समय सीमा के भीतर कदम उठाएंगे। दूसरा कि सामान के बढ़ते दाम का गरीबों पर असर ज़्यादा ना पड़े, इसके लिए उनको डायरेक्ट हम बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर उनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं पहुंचाएंगे। जैसा कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देते हैं या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देते हैं। ये पूरे सरकार की रणनीति है। इस रणनीति के पीछे आधार जो है वो आधार है खास तौर से UNDP की रिपोर्ट। UNDP की एक रिपोर्ट हाल में जारी हुई है जिसमें साफ तौर से कहा है कि जिस तरीके से खाने के तेल या फिर कच्चे तेल के दाम बढ़े, खाने के सामान के दाम बढ़े, पूरी दुनिया में गरीबों पर बहुत ही इसकी तगड़ी मार पड़ी है। 7 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी में चले गए हैं। लेकिन भारत के
लिए सुकून देने वाली बात है कि इस महंगाई की मार भारत पर उतना नहीं पड़ा है। जैसा कि यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो लोग हैं उसमें $1.9 प्रतिदिन के हिसाब से जो गरीबी रेखा का पैमाना उनका है, उस पैमाने से नीचे कोई भी आने की आशंका नहीं है। यानी गरीबी रेखा से नीचे भी जाने की स्थिति में भारत में फिलहाल कोई लोग नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि तय समय सीमा में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर या फिर सीधे योजना का लाभ पहुंचाना। वित्त मंत्री ने इसी का हवाला देते हुए कहा है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी, इसका सीधा सा असर ये पड़ा है कि महंगाई की मार गरीबों पर नहीं पड़ी है और यूएनडीपी की रिपोर्ट भी ये साबित करती है। लक्ष्मण, ये रिपोर्ट मेरे ख्याल में शायद 1-1.5 महीने पहले आई थी, जिसमें बड़ी तारीफ की गई थी इंडिया की कि कोविड काल में भी उतने लोग ज़्यादा गरीब नहीं हुए जितने बाकी देशों में हो सकते थे या परिस्थिति को देखते हो सकते थे। ये और मुफ्त अनाज वाली योजना से इसको बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन अब तात्कालिक तौर पे 2 फैसले सरकार ने किए हैं। एक, जब उसने स्टील के प्रोडक्ट पे ड्यूटी लगा के रोक दिया था जिससे कि घरेलू कीमतें नीचे आए, तो उससे एक्सपोर्टर थोड़े से दुखी हो गए थे। और फिर उन्होंने कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन टैक्स लगा दिया और पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर 6 और 13 रुपये की ड्यूटी लगा दी। तो अब थोड़ा सा सरकार मतलब डायरेक्ट एक्शन के मोड में आ गई क्या? तरह तरह की इंडस्ट्रीज़ को इस तरीके से महंगाई को कंट्रोल करने की प्रयास करेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि सरकार एक्शन के मोड में आ गई है और पिछले अनुभवों से देखते हुए एक्शन के मोड में आई है। आपको याद होगा कि एक समय में आटे के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। उस वक्त सरकार पर आरोप लगा था कि आपने गेहूं एक्सपोर्ट पर तत्काल पाबंदी क्यों नहीं लगाई। ऐसे कई सारे कमोडिटीज़ के दाम बढ़े थे, कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है। अब सरकार नहीं चाहती कि उस तरह की आलोचना को झेली जाए, खासतौर से ऐसे समय में जब सरकार थोड़ा सा अब ये ध्यान देखती है कि कहीं पर हमें किसी राज्य में चुनाव में जाना है, फिर आगे आने वाले दिनों में सरकार की छवि पर कोई उल्टा असर ना पड़े। यही वजह कि आपने देखा हो कि जैसे कीमतें बढ़नी शुरू हुई, तुरंत में सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया, फिर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाया, पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े इसके भी इंतजाम किए गए। अब ये यूएनडीपी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार अब ये कह रही है कि हम अभी भी कदम उठाने को तैयार है। इसके पीछे खास वजह यह है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या अन्य योजना की बात कर रहे हैं उसकी मियाद बहुत जल्द खत्म होने वाली है। एक वर्ग ये कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट की चिंता करिए और ऐसी योजनाओं को अब त्याग दीजिए, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि अगर महंगाई बढ़ती रही तो ऐसी योजनाएं चूंकि कारगर होती हैं तो उसको हम जारी रख सकते हैं आने वाले दिनों में। इसके संकेत इससे सरकार के बयान से निकाले जा सकते हैं। लक्ष्मण, एक और छोटा सवाल आपसे कि क्या सरकार ये सोच रही है या मतलब उसको ऐसा लगता है कि इस दौर में प्रॉफिटरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप उठाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, और यही वजह है कि सरकार ने पहले तो कोशिश ये की कि कंपनियां खुद ब खुद इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरीके से मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है उस मोटे मुनाफे को एक सीमा से ज़्यादा ना कमाए, लोगों को राहत दें। लेकिन सरकार इस उम्मीद में रुकी हुई थी, लेकिन जब देखा कि नहीं, जैसे जैसे उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा है उस मुनाफा पाने की ललक और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यही वजह कि सरकार ने आनन फानन में कदम उठाया और फिर उनके मोटे मुनाफे पर शिकंजा कसने की सरकार की कोशिश हुई। और मुझे लगता है ये कोशिश काफ़ी हद तक रंग लाती हुई दिख रही है कि अब आप नहीं देख रहे हो कि कहीं पे इस तरह का हाहाकार मच रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए। और इंडस्ट्री की तरफ से लगातार ये मांग ज़रूर रही कि ऐसे में आप एक्सपोर्ट की स्थायी नीति की बात करते थे, इंपोर्ट की स्थायी नीति की बात करते थे, तो उसका क्या होगा। तो सरकार का साफ तौर से कहना है कि असामान्य हालात में हम पहुँच चुके हैं, ऐसे में असामान्य कदम उठाना हमारे लिए मजबूरी है और उसमें पहली प्राथमिकता ये होगी कि आम लोगों पर इसका बोझ ना पड़े। हाँ बिल्कुल, प्रायोरिटी तो लक्ष्मण यही होनी चाहिए कि आम आदमी परेशान ना हो, लेकिन उसके लिए एक बैलेंस अप्रोच की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को भी देखना है, इम्पोर्टर्स को भी देखना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी देखना है और रुपए को भी देखना है, जो इस वक्त और कमज़ोर हो गया है, काफ़ी नीचे चला गया है, 79.667 पे खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। सरकार अब ये कह रही है कि महंगाई रोकने के हर कदम वो उठाएगी, इसके लिए भले ही कई तरह प्रकार की ड्यूटीज़ भी लगानी पड़े। छोटा सा ब्रेक के बाद एसीसी के नतीजों पर रिव्यू करेंगे। प्रीव्यू। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
Healthy Life Agritech Limited launches its IPO on SME platform of BSE Limited. Issue price of rupees 10 per equity share. IPO opens on 13th July 2022 and closes on 18th July 2022. IPO lead managed by Finshore Management Services Limited. सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। OC Blue, taste the thrill. Presenting Vito Modular Switches. Vito since 1967. अब बस 4 क्लिक्स में पाइए प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, इंस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी योनो के साथ, वो भी बिना किसी ब्रांच विजिट के। आज ही SMS करें एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of top quality industrial and domestic products. Manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 105 रुपीस पर यूनिट। स्वागत है एक बार फिर से आपका मिड कैप मंत्र में, और अब बातचीत करेंगे ACC के बारे में, जिसके नतीजे आने वाले हैं। कल हमारे साथ यतिन जुड़ गए हैं। यतिन, सीमेंट कंपनियों से बड़ी उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत हुआ है, क्या उम्मीद रखें? लेकिन प्राइसिंग पे इशू है, कॉस्ट पे इशू है नीरज जी। देखिए, जहाँ तक कि ACC का सवाल है, यहाँ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वार्टर गॉन बाय है वहाँ कॉस्ट बहुत बढ़ के आए हैं। खास करके कोकिंग कोल के दाम ऊपर थे, पेट्रोलियम के दाम ऊपर थे, जिसके कारण लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रही है सीमेंट कंपनीज में। जहाँ तक कि रेवेन्यूज़ का सवाल है, 12% की ग्रोथ रहेगी, लेकिन देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 48% का यहाँ कट आता हुआ दिखाई देगा। यानी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस टाइम एबिटा आधा होने का अनुमान है। इनफैक्ट अगर हम मार्जिन्स की भी बात करें तो 22.5% का मार्जिन लगभग 10.25% के आसपास ही आएगा। तो काफ़ी यहाँ मार्जिन प्रेशर आपको एविडेंट दिखेगा। इनफैक्ट प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ भी आपको 30% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ही दिखेगा। जो मेन कारण है टॉप लाइन मूव होने का वो है वॉल्यूम ग्रोथ, जहाँ लगभग 10% आपको वॉल्यूम ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर हम प्राइस हाइक्स की बात करें तो वो बहुत कम हुई थी। क्वार्टर में पूरी तरीके से प्राइस जो कॉस्ट इंक्रीज था उसकी प्राइस हाइक के माध्यम से पास ऑन नहीं हो पाया कस्टमर्स को, और इसीलिए रियलाइजेशंस में आपको दिक्कत दिखेगी। कॉस्ट पर टन लगभग 20% से ज़्यादा का बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा जो फ्यूल कॉस्ट है, पावर कॉस्ट है, ये भी आपको बढ़ने की जो है इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आती हुई दिखाई देगी। तो एक वॉश आउट क्वार्टर कह सकते हैं ACC के लिए रहेगी, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद भी मार्जिन प्रेशर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। ये बात सही है। कोयले के दाम बहुत बढ़े थे, पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़े, कई कंपनी कह भी रही थी कि एक चिंता है। तो इस क्वार्टर का हाईलाइट है मार्जिन। बिल्कुल। चलिए देखते कैसे आते हैं, फिर उस पर हम लोग रिव्यू भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन ये जानकारी देने के लिए। और अब फटाफट देख लेते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट इस वक्त क्या है। जो हमारे तीनों खिलाड़ी इस मुकाबले में हैं, उन्होंने क्या क्या किया। सबसे निर्मल बंग के विकास सालुंखे, प्रशांत सावंत और आशीष कयाल के बीच हुआ। तो इंडस टावर में प्रॉफिट बुक कर लिया है आशीष ने, 243 का टारगेट था और उसमें से निकल गए हैं। 221.95 इस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। विकास सालुंखे ने नाइका में 1520 के लक्ष्य के साथ रखा है इसको। देखते हैं कैसा ये मूव आगे करेगा। इसके साथ ही विकास नाइका प्रशांत का दिखाइए, प्रशांत जी ने क्या चेंज किया है। प्रशांत जी ने कोई चेंज नहीं किया, तो आज 2 खिलाड़ियों ने चेंज किया है। मुनाफा मीटर देख लेते हैं। आशीष कयाल 4.5% के साथ, कल मैं जब ये शो कर रहा था तो वो नेगेटिव थे, लेकिन अब देखिए उन्होंने गेम पलट दिया है। 4.5% पॉजिटिव और प्रशांत लगभग 3% नेगेटिव और 2% के साथ विकास सालुंखे खेल रहे हैं। तो देखिए ये इसी को कहते हैं खिलाड़ी, गेम पलट रहा है और अभी भी 2 दिन बाकी है। छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के उस पार होगा नो योर कंपनी। और आज नो योर कंपनी में
अपैरल वाली कंपनी जो रेडीमेड कपड़े बनाती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, उनके सामने एक बहुत ही भयानक समस्या खड़ी हो गई अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से। उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे नरेंद्र गोयनका जी, जो चेयरमैन है AEPC यानी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के।